करता हूँ, बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से दिक्कत आ गई, कोई बात नहीं, अब सुनिए ध्यान से। तो मैं आप लोगों के साथ ये बात कर रहा हूँ कि भाई कूलम्स का जो लॉ है वो पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल था, और गॉसेस ने ये बताया कि मेरा जो लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के लिए भी एप्लीकेबल है और ऐसे चार्जेस के लिए भी एप्लीकेबल है जो पॉइंट चार्ज नहीं है। अब एक सिंपल सी बात ये आती है कि ऐसे चार्जेस के लिए गॉसेस लॉ एप्लीकेबल है, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो चाहे वो पॉइंट चार्ज ना हो। तो क्या हम गॉसेस लॉ की मदद से उन बातों की भी जानकारी ले सकते हैं जो जानकारी हमें कूलम्स लॉ देता था? यानी कि क्या हम कूलम्स लॉ को भी गॉसेस लॉ की मदद से डिराइव कर सकते हैं अगर गॉसेस लॉ सच में इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा इफेक्टिव है तो चलो सबसे पहली शुरुआत हम इसी से करते हैं कि क्या गॉसेस लॉ की मदद से हम कूलम्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं, क्या हम उसे डिड्यूस कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। ऐसा कोई टॉपिक आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा, लेकिन एग्जाम में इसका एक सवाल पूछा गया है कई बारी, और वो सवाल यही है कि डिराइव द कूलम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ। इसका मतलब आज का टॉपिक ही यही है। तो मैं यहां पर सिंपल वे में लिख रहा हूं, दैट इज डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ बाय गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ, यानी कि डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। हम गॉसेस लॉ की मदद से कूलम्स लॉ को डिराइव करते हैं। अब कैसे डिराइव करेंगे, बात को जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए एक सिंपल वे में बात क्या करते हैं, मेरा मकसद क्या है मैं आपके सामने यहाँ पे बता देता हूँ। मेरा टारगेट है कि मैं चाहता हूँ फोर्स का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को आप लोग कूलम्स लॉ कहते थे और मैं इसी फॉर्मूले को डिराइव करना चाहता हूँ। अब आखिर ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा वही चीज तो मुझे देखनी है गॉसेस लॉ की मदद से। चलिए अब देखते हैं कैसे डिराइव होगा। एक काम करता हूं, मान लेते हैं इस जगह पर ना हमारे पास एक पॉइंट है O और यहां पर मैंने एक पॉइंट चार्ज रख दिया दैट इज Q। इस O पॉइंट पर जो O पॉइंट पर जो हमने चार्ज रखा हुआ है Q, इस पॉइंट चार्ज की वजह से कुछ दूरी पर, मान लीजिए कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर, इस जगह पर एक पॉइंट P है। मुझे इस चार्ज की वजह से यहां पर पता करना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी। सपोज कर लेते हैं इस जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज, याद रखना मैंने ये मान लिया कि O पॉइंट पर एक चार्ज रखा है Q और इसकी वजह से किसी पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो कितनी बन रही है E, और कितनी दूरी पर बन रही है R डिस्टेंस पर। अब मुझे ना ये वाली फील्ड पता करनी है। एक्चुअल में मेरा लॉजिक क्या है, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूँ इस चार्ज की वजह से यहाँ की ना पहले फील्ड निकाल देते हैं और यहाँ पर जो भी फील्ड बनेगी, जो फील्ड यहाँ पर बनेगी, हम उस फील्ड के अंदर ना एक चार्ज रखेंगे और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे F इज इक्वल टू में Q इंटू में E, और इससे मैं क्या निकाल लूंगा, फोर्स। और अगर ये फोर्स उतना ही आ गया जितना कूलम्स ने बताया था तो मैं बोल दूंगा कि हाँ ये वाला लॉ ना कूलम्स के लॉ को प्रूव कर सकता है। तो अब सुनिए, मेरा मेन मकसद है यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना। अब कैसे निकलेगी यहाँ की फील्ड वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आप इसमें गॉसेस लॉ अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फाई इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही है गॉसेस लॉ। अब हम जानते हैं फाई का एक फॉर्मूला हमने कल की क्लास में पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू में E डॉट ds और इक्वल टू में कितना है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। और आपको ये भी पता है कि अगर आपको गॉसेस लॉ अप्लाई करना है तो उसके लिए आप लोगों को एक सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसे हम लोग क्या बोलते थे, गॉसियन सरफेस। और मैं अब यहाँ पर ना एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने जा रहा हूँ। कैसी गॉसियन सरफेस, किस तरह की शेप की, स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करने वाला हूँ। तो मान लीजिए उस गॉसियन सरफेस का सेंटर क्या है O और उसका रेडियस है R। तो इस तरीके से मैं पूरी की पूरी एक गॉसियन सरफेस को ऐसे करके ड्रॉ कर सकता हूँ। ये मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी इस तरह से। अब ये जो गॉसियन सरफेस मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ कर दी इस तरीके से, तो इसको ड्रॉ करने के बाद ना अब हम इसके अंदर ना गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। ये सरफेस है आपके सामने, मैंने यहाँ पर इसका एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया इस तरीके से, ये रहा एक छोटा सा एरिया एलिमेंट। और ये जो एरिया एलिमेंट है मान लेते हैं इसका स्मॉल एरिया कितना है ds, और अगर इसका स्मॉल एरिया ds है यहाँ पर तो इस स्मॉल एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, दैट इज ds वेक्टर। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री का एंगल आप लोगों के सामने यहाँ पर बन रहा है। अब मैंने क्या किया, इसको ना इसके अंदर अप्लाई करना स्टार्ट किया।
सबसे पहली चीज फ्लक्स के लिए E डॉट ds जो लिखा था, इस E डॉट ds को आप चाहें तो क्या लिखेंगे, E इंटू में ds और इंटू में आप लिखेंगे cos ऑफ थीटा। हमें पता है E और ds के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो मैंने इस जगह पर क्या लिख दिया, 0 डिग्री इज इक्वल टू में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आपको ये पता है, आप इस पूरी सरफेस पर कहीं पर भी चले जाइए, हर जगह पे कोई भी जगह आप देख लीजिए इस सरफेस के ऊपर, सबका डिस्टेंस इस पॉइंट चार्ज से कितना रहेगा, सेम, यानी कि ऑलवेज डिस्टेंस कितना रहेगा, r। इसका मतलब है क्यू चार्ज से किसी भी सरफेस के पॉइंट पर बराबर डिस्टेंस पर जो फील्ड बनेगी वो हमेशा ही कैसी बनेगी, बिल्कुल बराबर, एकदम सेम फील्ड बनेगी हर जगह पर। यानी कि पूरी सरफेस पर अगर हर जगह पर फील्ड सेम है, यानी कि फील्ड कांस्टेंट है, और जो भी चीज कांस्टेंट है, सेम है हर जगह पर, उसे हम इंटीग्रेशन से कहां निकाल देते हैं, बाहर। और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल दिया, यहाँ पर आपके पास बचेगा ds और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आप इसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब E की जगह पर आप क्या रहने दीजिए, E एज इट इज। अच्छा, ds क्या है, इस सरफेस का एक छोटा सा एरिया एलिमेंट। अगर आप ऐसे ऐसे सारे एरिया एलिमेंट को जोड़ोगे, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, सभी का सम, किसके ऊपर, ओवर क्लोज सरफेस। तो आपके सामने जो आएगा वो पूरे के पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया आएगा। और हमें पहले से ही पता है स्फीयर का सरफेस एरिया जो है वो कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर से मैंने कैलकुलेशन करने के बाद इतना रिजल्ट निकाल लिया। अब यहां से अगर मैं E कैलकुलेट करूं तो E इज इक्वल टू हो जाएगा Q, और ये 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा नीचे, तो आप इसे लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर इंटू में एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहाँ से E को कैलकुलेट करूंगा तो इसको थोड़ा सा सही तरीके से अरेंज करें और लिखें, तो आप इसे लिखेंगे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q अपॉन में r स्क्वायर। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इतनी बनेगी, और ये चीज मैंने किससे निकाली, बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। अब अगर मान लो मैं इस पॉइंट P के ऊपर अपना एक पॉइंट चार्ज रख दूं, सपोज कर लीजिए स्मॉल q यहां पर लाके रख दिया, तो इस जगह पर तो फील्ड है, कितनी फील्ड है, E फील्ड है, और इस फील्ड के अंदर आपने एक चार्ज को रखा हुआ है, दैट इज Q। तो आप लोगों को एक चीज पहले से ही पता है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू F अपॉन में Q, और अगर मैं F निकालूंगा तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू में E। तो Q की जगह पर Q, क्योंकि आपने तो ये वाला चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, और इस जगह पर जो फील्ड बन रही है वो फील्ड आप लोग जानते हैं, ये रही वो फील्ड। तो उस फील्ड को मैं यहाँ लिख दूं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q अपॉन r स्क्वायर एज इट इज। तो इसका मतलब मैंने चार्ज की जगह चार्ज रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी, और उसके बाद इनको अरेंज करके जब लिखा तो आप देख सकते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q इंटू में Q अपॉन r स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये रही आपके पास, सॉरी, ये रहा आपके पास फोर्स का एक्सप्रेशन, और इसे देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट द कूलम्स लॉ। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि मैंने गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ की मदद से कूलम्स के लॉ को प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि गॉसेस लॉ ना आप लोगों को फोर्स नहीं निकाल के दे रहा, वो आपको फील्ड निकाल करके देगा। और जैसे ही आप लोगों को फील्ड पता चल जाएगी कहीं पर भी, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से F इज इक्वल टू Q इंटू E, वो फील्ड रखिए, वहां पे रखा हुआ चार्ज रखिए, इसे सॉल्व कीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि किसी भी चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। इसे कहा जाता है डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉसेस लॉ या विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगली बात करते हैं। ठीक है जी, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। देखो भाई, मैंने आप लोगों को अब ये बता दिया है कि गॉसेस लॉ का एक यूज हम देख चुके कि हम इसकी मदद से कूलम्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं। मतलब इतना क्लियर है कि हम लोग ना यहाँ पर जहां जहां पे कूलम्स लॉ यूज कर रहे थे वहां वहां पर हम गॉसेस लॉ यूज कर सकते हैं सभी जगह के लिए। अब ठीक है, अब जो अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है कि अब ना हम लोग ना गॉसेस लॉ का यूज सीखना शुरू कर रहे हैं। यूज मतलब आप गॉसेस लॉ को कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां कहां यूज कर सकते हैं।
और हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये समझिए जरा ध्यान से। यानी कि अब आज की क्लास में हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। देखिए जी, हमारी किताब में कुछ एप्लीकेशंस दे रखी है। एप्लीकेशंस मतलब अब हम इस लॉ का इस्तेमाल सीखने वाले हैं कि कहां कहां पर हम इस लॉ को यूज कर सकते हैं और कहां कहां पर इसकी मदद से फील्ड को हम निकालेंगे। तो कुछ एप्लीकेशंस हमारी किताब में दे रखी है, उनमें से कौन कौन सी एप्लीकेशंस हमें पढ़नी है, जो दे रखी है उनमें से पहली एप्लीकेशंस में आप लोगों के साथ पहली एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा ध्यान से, पहली हेडिंग है दैट इज फील्ड intensity, field intensity due to infinitely long straight uniformly charged wire, uniformly charged wire। ये कह रहे हैं फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। हमारा ये टॉपिक है आज की क्लास का। अब सुनिएगा जरा क्या है एक्चुअली। सवाल ये है हमारे पास कि मान लीजिए आप लोगों के पास एक वायर है। कैसी वायर है? बिल्कुल स्ट्रेट वायर है। कितनी लंबाई है? इनफाइनाइट लेंथ की। कैसी है? यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब है कि पूरी वायर के हर एक हिस्से पर बराबर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कहीं पर चार्ज ज्यादा है और कहीं पर चार्ज कैसा होगा। अब मुझे इस वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे मैं आप लोगों को अभी बताता हूं, लेकिन आप लोगों को ना एक बात का ख्याल रखना होगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि ये जो वायर है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। पूरी वायर के हर एक हिस्से पर बराबर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए अब हम देखते हैं। बात ये आती है कि अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज वायर जो है ना, ये भाई काफी लंबी वायर है इनफाइनाइट लेंथ की। मतलब ये पॉइंट चार्ज तो नहीं है। अब पॉइंट चार्ज नहीं है तो हमारे सामने एक ही रास्ता बचता है कि हम इसकी फील्ड निकालें, वो भी किसकी मदद से? गॉसेस लॉ की मदद से। लेकिन उसको अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जरा बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये चीज सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आगे आपको इसकी जरूरत भी पड़ेगी। मान लीजिए ये रही आपके पास एक वायर, कैसी है? इनफाइनाइट लेंथ की। यहां पर मैंने इंफिनिटी लिख दिया, इसका मतलब है कि इस वायर की लंबाई कितनी है? इनफाइनाइट। इस पूरी की पूरी वायर के ऊपर ना चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, भरे पड़े हैं पूरे के पूरे चार्जेस। और मुझसे किसी ने कहा कि इस जगह पर ना एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है इस वायर से, वो डिस्टेंस आप लोगों को बता दिया गया वो कितना है? आर। और कहा गया कि इस वायर की मदद से पी पॉइंट पर बताइए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस वायर की वजह से। ये हमारा सवाल है। अब देखो कई बार क्या होता है, पी पॉइंट से अगर मैं बोलूं वायर का डिस्टेंस पी पॉइंट से आर है, तो क्या पता ये भी तो वायर का डिस्टेंस है, ये भी तो वायर से पी पॉइंट का डिस्टेंस है, ये भी तो वायर से पी पॉइंट का डिस्टेंस है। कौन सा वाला डिस्टेंस? तो देखिए जरा, कभी भी अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा तो ऑलवेज जो डिस्टेंस दिया जाएगा वो सबसे छोटा वाला डिस्टेंस देंगे, दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। या फिर आप देखें तो ये जो लाइन है ये इस वायर के परपेंडिकुलर है, तो कई बार इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहा जाता है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखा है तो ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा है तो भी ठीक है, और अगर कुछ नहीं लिखा तो भी आपको यही मान के चलना है कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो कौन सा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। अब सुनिए जरा, मान लेते हैं ये वायर के ऊपर ना मैंने यहां से कुछ डिस्टेंस पर, इतने डिस्टेंस पर एक छोटा सा चार्ज का एलिमेंट उठा लिया, इस वायर का एक छोटा सा टुकड़ा उठा लिया, और मान लेते हैं इस छोटे से टुकड़े के ऊपर जो चार्ज है वो सपोज कर लेते हैं कितना है? dq। इसी तरीके से इतनी ही दूरी पर यहां पर भी वैसा ही सेम टू सेम एक चार्ज का टुकड़ा उठा लिया, और मान लेते हैं यहां पर जो चार्ज है वो चार्ज भी कितना है? दैट इज dq। ये भी चार्ज dq है। अच्छा, ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, ये भी चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज से पी पॉइंट पर जो फील्ड बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी, क्योंकि आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से फील्ड जो बनती है वो कहां की तरफ बनती है? बाहर की तरफ बनती है। इसकी वजह से जो फील्ड बनेगी वो वाली फील्ड को हमने क्या बोल दिया? दैट इज डीई बोल दिया। क्यों? क्योंकि स्मॉल चार्ज है तो फील्ड भी कैसी बनेगी? स्मॉल ही बनेगी। ये वाला आपका जो चार्ज है वो कौन सा है? dq है। तो आप अगर इसको इसके साथ मिला दें तो यहां से dq चार्ज से भी जो फील्ड इधर बनेगी
वेरी स्मॉल फील्ड, वो वाली फील्ड भी कितनी बनेगी, दैट इज डीई ही बनेगी। क्यों? क्योंकि भाई दोनों के दोनों चार्जेस सेम है, दोनों चार्जेस का डिस्टेंस भी पी पॉइंट से कैसा है, बिल्कुल सेम है। ये वाला पॉइंट जो वो कौन सा है, पी पॉइंट है। इसलिए दोनों से जो फील्ड बनेगी वो फील्ड भी कैसी बनेगी, सेम बनेगी। अब मैंने मान लिया कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों के दोनों ट्राइंगल एग्जैक्टली सिमिलर है। अब मैंने क्या किया, यहां पर से एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा। अब मैंने इस डीई के दो कंपोनेंट तोड़ दिए, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ। इस तरफ जो कंपोनेंट तोड़ा उसे बोल दिया मैंने डीई साइन थीटा होगा, और जिसके साथ एंगल बनता है वो वाला जो कंपोनेंट टूटता है वो कौन सा होता है, दैट इज डीई कॉस थीटा। इसी तरीके से इस डीई के दो कंपोनेंट फिर तोड़ दिए, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में टूटेगा दैट इज डीई एंड दिस इज साइन ऑफ थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ गया दैट इज डीई इनटू में क्या हो गया, दैट इज कॉस ऑफ थीटा। आप देख सकते हैं कि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये दोनों ही एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इस जगह जो फील्ड बनेगी वो डीई कॉस, यानी कि कितनी फील्ड बन गई, 2DE cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ दो एलिमेंट की वजह से इतनी फील्ड बनी। इसका मतलब दो एलिमेंट की वजह से कितनी बार DE cos थीटा आ गया, दो बार। एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट। आपसे पूछो कि इस पर कितने एलिमेंट है तो आप बोलोगे सर ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट भरे पड़े इस पूरी की पूरी वायर के ऊपर, और ऐसे ही हर एक एलिमेंट अपनी अपनी फील्ड बना रहा होगा DE cos थीटा। और ऐसे में अगर आप लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे इस तरह से जितने भी एलिमेंट हैं सबके डीई कॉस थीटा को अगर मुझे टोटल करना पड़े तो टोटल करने के बाद जो रिजल्ट मेरे पास आएगा वो मुझे बता देगा कि इस वायर की वजह से यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आखिर कितनी बनेगी। और टोटल निकालने के लिए हमारे पास एक अच्छा तरीका है कि हम इस चीज का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, और वो इंटीग्रेशन मुझे यहाँ की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करके बता देगा। तो इस तरह से आप लोग फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखना इस मेथड के अंदर मैंने अभी गॉसेस लॉ यूज नहीं किया। और परेशान मत हो कि ये सर ने क्यों करा दिया, ये आपको दो वजह से कराया। नंबर वन, पहली चीज हमें ये पता चल गया कि पॉजिटिव वायर जो है, अगर कोई वायर है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है तो उससे फील्ड लाइन जो होती है ना वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ना वायर के परपेंडिकुलरली बाहर निकलती है। आप देख सकते हैं नेट फील्ड जो बन रही है वो वायर के कैसी बन रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। इसका मतलब ना वायर अगर इस तरीके से है तो इससे फील्ड जो होगी वो इस तरफ निकलेगी, इससे फील्ड आपकी तरफ भी निकलेगी, इससे फील्ड मेरी तरफ भी निकलेगी, इससे फील्ड इस तरफ भी निकलेगी। इसका मतलब इससे जो फील्ड बनेगी वो रेडियली आउटवर्ड बनेगी, मतलब बाहर की तरफ बनेगी। एक चीज तो हमें ये पता चल गई। दूसरी एक चीज ये भी है कि ये एनसीईआरटी का किताब का एक सवाल है, उस सवाल में ये लिखा हुआ है कि आप लोगों को एक इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर दे रखी है, उस वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए किसी पी पॉइंट के ऊपर जिसका डिस्टेंस आर है, विदाउट यूजिंग गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ का यूज नहीं करना, तो बिना गॉसेस लॉ का यूज करे अगर आप चाहते हैं तो आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और ये सवाल मैं आप लोगों को कराऊंगा, जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तब मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, तो हम इसको करेंगे बाद में। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि अभी तो हमने ऐसे कर लिया, अब मैं आपको यही सेम चीज दोबारा रिपीट करके दिखा रहा हूं, लेकिन इस बार यूज करेंगे किसका, गॉसेस लॉ का। और देखते हैं क्या गॉसेस लॉ के लिए भी हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है या इस बार ये डेरिवेशन थोड़ी ज्यादा आसान हो जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को, जिसके अंदर मैं यूज करूंगा किसको, गॉसेस लॉ। अब देखिए जरा गॉसेस लॉ हम इसके अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। देखिए समझिएगा जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सारी की सारी। सपोज कर लीजिए ये आप लोगों के पास इस तरीके की एक इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर का मतलब इसकी लंबाई कितनी है, इनफाइनाइट। और इस पूरी की पूरी वायर के ऊपर ना पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह पर फैले हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन से चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस। अब ये पॉजिटिव चार्जेस पूरे पूरे फैले हुए हर तरफ। मान लेते हैं इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, दैट इज लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने बताया था, एक यूनिट लंबाई पर जितना चार्ज होता है उसी को कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। और मुझे ये कहा गया है कि आपको ना एक पी पॉइंट दिया जाता है, इस पी पॉइंट पर जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वायर से जो है वो कितना है, आर। इस जगह पर इस वायर की वजह से बताइए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कीजिए।
अब मैंने सोचा यार मुझे पी पॉइंट पर अगर फील्ड कैलकुलेट करनी है तो चलो एक काम करते हैं, ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो चलिए हम अप्लाई करते हैं किसको, गॉसेस लॉ को। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए आप लोगों को एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। और इस बार जो गॉसियन सरफेस हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगी वो कैसी शेप में रहेगी, सिलिंड्रिकल शेप में। तो सुनिए जरा ध्यान से, मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बिल्कुल तसल्ली से देखना। ये कुछ भी ऐसा नहीं कि रटने जैसा हो, ये यूं समझ लो कि मैथमेटिक्स है, मैं सवाल की तरह सॉल्व करूंगा और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आप सीधे तौर पे इस तरह से लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। हम सबसे पहले गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या है, गॉसेस लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फाई इज इक्वल टू में चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन लॉ, यही है हमारा गॉसेस लॉ। अब मैंने क्या किया, गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए यहां पर मुझे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है। मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ की, किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, और इस तरह से ड्रॉ की कि मैं इस वायर को उस सिलेंडर की एक्सिस मान लूंगा और ये जो आर है इस आर को मानूंगा सिलेंडर का रेडियस। और अगर ऐसी सिचुएशन में मैं अगर अपना सिलेंडर ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके की सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस में ड्रॉ कर पाऊंगा, यानी कि ये रही आप लोगों के पास आपकी एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। और मान लेते हैं इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है L, इसका जो रेडियस है वो कितना है R, और ये जो वायर है इसे हम लोगों ने क्या मान रखा है, इसका X। ये जो वायर है इस वायर की लंबाई हमने कितनी मान रखी है L, और ये जो हमारे सॉरी इस वायर को अगर देखा जाए तो ये वायर जो है वो इस सिलेंडर की क्या है X, और इसकी लंबाई यहां से यहां तक कितनी है L। अब अगर देखा जाए तो गॉसेस लॉ कहता है कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दिस फाई इज इक्वल टू और दैट इज इक्वल टू में E डॉट ds और इक्वल टू में आ जाएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मान लेते हैं ये वाली जो सरफेस है इसे बोल दिया सरफेस नंबर 1, इसे मैंने बोल दिया सरफेस नंबर 2 और इसे मैंने बोल दिया सरफेस नंबर 3। ये तीन सरफेसेस ले ली। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है, इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो फील्ड लाइन निकलेगी या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बाहर की तरफ बनेगी। इस तरफ भी अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगी, ऊपर की तरफ बनेगी, और इस जगह पर भी देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर बनेगी, ऊपर की तरफ बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर से फील्ड लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब बाहर की तरफ बन रही है। अब मैं इस जगह की बात करता हूं, अगर मुझे क्लोज सरफेस पर इसको कैलकुलेट करना है तो हमारे पास पहली सरफेस, दूसरी सरफेस और तीसरी वाली जो सरफेस है ये गोल वाली, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कर्व सरफेस, इन तीनों का फ्लक्स निकाल के जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के क्लोज सरफेस का टोटल क्या निकल के आ पाएगा, फ्लक्स। तो मैंने इस चीज के लिए क्या करना शुरू किया, इस तरीके से लिखा, दिस इज इंटीग्रेशन E डॉट ds। सबसे पहले पहली सरफेस के लिए करते हैं तो यहां पर मैंने लिख दिया S1, बीच में डाल दिया प्लस, फिर से लिखेंगे इंटीग्रेशन दैट इज E डॉट ds, और यहां पर आपके पास क्या आ गया S2, और इसी तरीके से इसे लिखेंगे तो इंटीग्रेशन एज इट इज, इसे आप लिख सकते हैं E डॉट ds, और यहां पर आ गया S3 इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मैंने इस तरह से इन चीजों को लिख दिया, पहली सरफेस का फ्लक्स, दूसरी सरफेस का फ्लक्स और कर्व वाली जो तीसरी सरफेस है उसका फ्लक्स, और तीनों को जोड़ करके लिख दिया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब अगर मैं इसमें लिखना शुरू करूं तो S1 की जगह S1, E डॉट ds को आप लिखेंगे E इंटू में ds इंटू में cos, अब मुझे चाहिए थीटा। मैंने यहां पर देखा एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लीजिए, और अगर इस छोटे से एरिया एलिमेंट को लूं तो मान लीजिए ये एरिया एलिमेंट जो है, एरिया वेक्टर जो है वो कितना है ds। आप खुद ही देख सकते हैं कि ये जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, वो थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर मैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लूं और इस जगह पर देखूं तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो भी इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। अब अगर बोलूं कितना एंगल बन रहा है तो आप बोलेंगे एंगल की वैल्यू कितनी है जी, 90 डिग्री है। अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पर कर्व सरफेस पर भी एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया, अगर इस एरिया एलिमेंट को देखूं तो इसका भी एरिया वेक्टर जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस जगह पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। हम ये सारी वैल्यूज इसमें रखना शुरू करते हैं। तो E डॉट ds, S1 सरफेस पर थीटा 90 डिग्री बन रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया cos ऑफ 90, बीच में डाल दीजिए प्लस, यहाँ पर आ गया E डॉट ds। अब की बार बात कर रहे हैं S2 सरफेस की, तो ये जो S2 सरफेस है यहाँ पर भी थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो आप इस जगह पर भी क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 90 और बीच में डाल दीजिए प्लस। अब की बार ले लीजिए S3 सरफेस, S3 सरफेस पर जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे E डॉट ds इंटू में cos,
याद रखिए S3 वाली सरफेस पर थीटा कितना है 0, तो मैंने इस जगह पर क्या लिख दिया दैट इज 0, और यहाँ पर मेरे पास आ गया Q अपॉन में एप्सिलॉन। अच्छा ये तो cos 90 है, और cos 90 जो होता है वो कितना होता है 0, फिर से cos 90 कितना हो गया 0, बचा ये वाला हिस्सा, इससे मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटीग्रेशन S3 की जगह पर S3, दिस कैन बी रिटन एज E इनटू में ds, और cos 0 है 1 इक्वल टू में आ गया Q अपॉन में एप्सिलॉन। अब इसके अगले स्टेप को यहाँ पर सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए एक बात सुनिए, अगर मैं इस वायर की बात करता हूँ, इस वायर से मुझे P पॉइंट पर फील्ड निकालनी थी। अगर मैं इस सिलेंडर के ऊपर देखूं, तो इस सिलेंडर के आप किसी भी पॉइंट पर चले जाइए, सिलेंडर का हर एक पॉइंट वायर से बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर है, एकदम बराबर डिस्टेंस पर। तो वायर से बराबर डिस्टेंस पर जो फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, बराबर, यानी कि बनेगी सेम। यानी कि इस वायर की वजह से यहाँ फील्ड देख लो, यहाँ फील्ड देख लो, यहाँ फील्ड देख लो, यहाँ फील्ड देख लो, हर जगह पर फील्ड बनेगी सेम, कांस्टेंट। इसका मतलब है एक जैसी ही फील्ड बनेगी हर जगह पर, यानी कि जो E है इस जगह पर कांस्टेंट है, और हम जानते हैं कि कांस्टेंट जो होता है वो इंटीग्रेशन से कहां पर आ जाता है, बाहर। और अब आप यहां पर लिख पाएंगे ds एंड दिस इज Q अपॉन एप्सिलॉन। अब E को अगर मैं बाहर लेकर के आ गया, तो E की जगह पर क्या रहने दीजिए, E ऐसे रहने दीजिए। अब E को E रहने दिया। अब ये जो ds है ये क्या है, छोटा सा एरिया, किसका, स्मॉल एरिया एलिमेंट का, इसका एरिया कितना है ds। अब आपको ऐसे ऐसे ds सारे के सारे जोड़ने। मान लीजिए ये आपकी जो ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है वो ये रही, इसका जो एरिया एलिमेंट है छोटा सा वो यहाँ पर है ऊपर की तरफ। अब आप ऐसे सारे के सारे एरिया एलिमेंट को जोड़ोगे तो जो टोटल एरिया आएगा वो क्या आएगा, इस सिलेंडर का टोटल कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। और अब ये टोटल कर्व सरफेस एरिया मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से जानता हूं कि अगर सिलेंडर की हाइट h है और रेडियस r है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, दैट इज 2 पाई आर एच। इसका मतलब यहां पर अगर इसका कर्व सरफेस एरिया लिखूंगा तो दिस इज 2 पाई, रेडियस कितना है r, और h के बजाय लंबाई कितनी है, तो मैंने E की जगह E और ds का टोटल सरफेस एरिया अगर लिखा तो दैट इज 2 पाई RL, और इक्वल टू में मेरे पास बचेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q क्या है, पूरी की पूरी सरफेस के अंदर जो चार्ज मौजूद है दैट इज Q। मुझे अब इस Q की वैल्यू को रखना है। एक बात सुनिए, आप लोगों को अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा। और लैम्डा आप जानते हैं एक लंबाई पर जितना चार्ज होता है उसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी कि मैंने आपको बताया था कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। और अगर लैम्डा की वैल्यू Q अपॉन L है, इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा L। और इस Q की वैल्यू को उठा करके मैंने यहाँ पर रख दिया, दैट इज लैम्डा L, और अपॉन में क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने Q की जगह Q की वैल्यू रख दी लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हैं यहाँ से L से L क्या हो गया, कैंसिल। इट मींस दैट कि E की जगह E रहने दो, और ये 2 पाई R आप अगर नीचे ले आते हैं तो लैम्डा अपॉन में 2 पाई R और इनटू में एप्सिलॉन नॉट, या फिर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R। इट मींस दैट कि इस वायर से P पॉइंट पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अच्छा एक बात सुनिए ध्यान से, यहां से ना हमें एक जरूरी बात पता चल रही है। वो बात ये पता चल रही है कि इसके अंदर ना अगर हम इसको देखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये पहली बात पता चली। इसका मतलब अगर वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। नंबर 2, दूसरी बात ये पता चली, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। अब तक जितनी भी कैलकुलेशंस हमने की जनरली, उसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। शॉर्ट डाइपोल के केस में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। बट अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और चार्ज है और वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इससे बनने वाली जो फील्ड होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ओनली। यहाँ पर कोई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस नहीं है, कोई भी क्यूब ऑफ द डिस्टेंस नहीं है। अगर मैं इसको एक छोटा सा एक्सप्रेशन डिराइव करूं, इसको सॉरी एक छोटा सा डायग्राम, इसका ग्राफ प्लॉट करूं, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए क्या, लैम्डा, और इस जगह पर लिख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड E। इसका मतलब है लैम्डा जैसे जैसे बढ़ेगा फील्ड भी वैसे वैसे बढ़ेगी। तो आप इसका एक ग्राफ इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से कि ये रहा लैम्डा और ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ किसके लिए,
डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर डिस्टेंस ले लिया r। इसका मतलब जैसे जैसे r बढ़ेगा फील्ड वैसे वैसे कम होती जाएगी। इट मींस कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का नजर आएगा। तो ये चीज हमारे सामने हो गई। तो अब हमें पता चल गया कि एक वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो इतनी बनती है। अब इसके बारे में मुझे एक छोटी सी बात और डिस्कस करनी है, लेकिन अभी बोर्ड पर जगह नहीं बची है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की एक और बात डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसके आगे की एक बात और डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखो भाई, एज जैसा कि हम लोगों ने ये बात देख ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। ये हमने देखा। मान लीजिए ये जो एरिया वेक्टर है, अगर मैं यहाँ का नॉर्मल वेक्टर कितना मान लेता हूं, n, इफ n इज द नॉर्मल वेक्टर, तो मैंने कहा था ना ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, ये खाली डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है जो डायरेक्शन किसकी है, नॉर्मल वेक्टर की। तो अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ एरो डाल दीजिए और यहाँ डायरेक्शन बताने के लिए क्या लिख दीजिए, n कैप। तो ये आपको मिल गया एक एक्सप्रेशन किसके फॉर्म में, एक वेक्टर फॉर्म। वरना कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जाननी थी। इसको कई जने ना थोड़ा आसान बनाने के लिए एक छोटा सा काम क्या करते हैं, वो इसको थोड़ा सिंपल एक्सप्रेशन दिखाने के लिए ऊपर और नीचे ना 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में क्या आ जाएगा r। और अगर ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया तो आप सभी को पता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, k। ये चीजें आपको बहुत दिन से बताता जा रहा हूं। तो k इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका फायदा ये होगा कि अब आप इसे लिखेंगे 2 और 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखेंगे k। ऊपर की तरफ क्या बचेगा, लैम्डा, और नीचे क्या आ जाएगा r। इसका मतलब ये रहा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। ये चीज मुझे आप लोगों को बतानी थी और मैंने ये चीज आप लोगों के सामने क्लियर कर दी। ये देख सकते हैं, इसका मतलब लैम्डा जितना ज्यादा फील्ड उतनी ज्यादा, आर जितना ज्यादा फील्ड उतनी कम। बस आप चाहे इसे याद रखिए या इसे याद रखिए, हमारी किताब के अंदर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, बस हमने इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए ऐसा लिख दिया। अब एक बात और सुनिए, मान लो, ध्यान से समझिएगा, ये जो वायर है ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज। और ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, ये इस एक्सप्रेशन में कौन बताएगा, ये बताएगा लैम्डा। क्योंकि लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन L। अगर चार्ज पॉजिटिव तो लैम्डा पॉजिटिव, अगर चार्ज नेगेटिव तो लैम्डा भी कैसा होगा, नेगेटिव। अच्छा, अगर मैं ये कहूं इफ, अगर लैम्डा इज पॉजिटिव, इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, अगर लैम्डा पॉजिटिव है, तो अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वायर से कहां निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी। लेकिन कहते हैं कि जब ये बाहर निकलते तो कैसे बाहर निकलती है, रेडियली आउटवर्ड। अब ये रेडियली आउटवर्ड, इस वर्ड का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये आप लोगों के सामने एक सर्कल बना दिया मैंने, और इस सर्कल के बीचों बीच में एक चार्ज रख दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे फील्ड लाइंस कहां की तरफ निकलेंगी, बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएंगी। इस तरीके से फील्ड लाइंस कहां निकल रही हैं, बाहर की साइड। लेकिन अगर आप देखोगे, सपोज कर लो ये आपके लिए क्या है, एक रेडियस, तो आप ये देखोगे कि सारी की सारी फील्ड लाइन ना रेडियस के अलोंग कहां निकल रही है, बाहर की तरफ। तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि ये जो फील्ड लाइन है ये रेडियली आउटवर्ड जा रही है, मतलब रेडियस के अलोंग कहां की तरफ निकल रही है, बाहर की तरफ। तो इस तरह की फील्ड को कहा जाएगा रेडियली आउटवर्ड। यानी कि अगर ये मेरे पास इनफाइनाइट वायर होती और यही फील्ड बाहर निकलने के बजाय अंदर जा रही होती तो मैं इसको बोलता रेडियली इनवर्ड। ये रही वायर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे फील्ड लाइन आपकी तरफ भी निकलेगी, इससे फील्ड मेरी तरफ भी बनेगी, इससे फील्ड इस डायरेक्शन में भी जाएगी, इससे फील्ड इस डायरेक्शन में भी जाएगी, इससे फील्ड इस डायरेक्शन में भी जाएगी, इस तरफ भी आएगी, इस तरफ भी आएगी, इस तरफ भी आएगी। मतलब हर डायरेक्शन में अगर मैं ऊपर से देखूंगा इस तरीके से तो मुझे नजर आएगा कि हर तरफ फील्ड लाइन ना बाहर की तरफ निकल रही है। मतलब मैं कहूंगा कि कुछ ऐसा मंजर नजर आ रहा है, इस तरीके को कुछ नजर आ रहा है। इसका मतलब इससे जो फील्ड बनेगी वो कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड। लेकिन तब जब आपका ये चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। तो मैं लिख सकता हूं इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, हम बोल देंगे E इज रेडियली आउटवर्ड।
यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। और इसका ठीक उल्टा होगा कब, अगर मैं आपसे बोलूं इफ लैम्डा इज नेगेटिव, अगर लैम्डा कैसा है, नेगेटिव है, तो उस केस में आप बोलोगे रेडियली आउटवर्ड नहीं, रेडियली इनवर्ड। तो इस केस में हम बोल सकते हैं E इज, दिस इज रेडियली इनवर्ड। इसका मतलब ये जो है वो रेडियली इनवर्ड बनेगी, यानी कि लैम्डा पॉजिटिव तो फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड, और लैम्डा नेगेटिव तो फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड बनेगी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली बात करते हैं। ठीक है, तो ये थी एप्लीकेशन नंबर 1। सर अगर जो एरिया वेक्टर का सर हुआ जो जहाँ एंड वेक्टर है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता वो तो सर नेगेटिव होती। यस सर। अरे नहीं 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 नहीं, ओके ओके, आपका ये कहना है कि सर हम इसको नीचे भी तो बना सकते हैं क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर नीचे की तरफ देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ इसी डायरेक्शन में बनती, नीचे की तरफ बनती। अगर इससे बोलूं फील्ड यहाँ पे क्या किधर बनेगी, तो ऊपर की तरफ। मैं बोलूं यहाँ किधर बनेगी, तो नीचे की तरफ। नॉर्मल वेक्टर भी यहाँ पर नीचे की तरफ होता है, मतलब फील्ड की डायरेक्शन वही होती जो डायरेक्शन किसकी होती है, नॉर्मल वेक्टर की। तो मैंने बस इतना लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, आप चाहे ऊपर निकालो चाहे नीचे निकालो। अगर यहाँ की बात करोगे तो यहाँ का नॉर्मल वेक्टर नीचे तो नेगेटिव होगा, तो फील्ड भी अपने आप ही कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। ये नेगेटिव फील्ड का मतलब है डायरेक्शन का पलटना। अगर कोई फील्ड ऊपर है तो आप उसे पॉजिटिव बोल रहे हो, तो नीचे जाने वाली फील्ड को क्या बोल रहे हो, नेगेटिव। तो आपको इसमें परेशान नहीं होना, अपने आप ही जो भी एन की डायरेक्शन होगी अपने आप ही वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी हो जाएगी। नहीं सर, मैं बोल रहा था कि अगर इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती, एन वेक्टर और ई की डायरेक्शन अपोजिट होती, तो अगर अपोजिट होती तो मैं यहाँ नेगेटिव साइन लगा देता, तब मैं बोलता कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल के उल्टी डायरेक्शन है। अगर अपोजिट होती तो मैं यहाँ नेगेटिव लगा के दिखाता इस चीज, लेकिन नहीं है इसलिए हमने इसको एज रेफरेंस दिया। ठीक है, ये ऐसा आप नेगेटिव तब लगा के दिखा सकते थे जब आपका ये चार्ज पॉजिटिव के बजाय कैसा होता, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव होता तो फील्ड लाइन ऊपर जाने के बजाय कहां जा रही होती, नीचे, और नॉर्मल कहां जा रहा होता, ऊपर। और अगर फील्ड लाइन नीचे जा रही है, नॉर्मल ऊपर है, तो लैम्डा आप अपने आप ही कैसा रखोगे, नेगेटिव। और जैसे ही लैम्डा की नेगेटिव वैल्यू रखोगे, क्योंकि ये चार्ज अगर नेगेटिवली चार्ज है, ये रॉड ये वायर, तो जाहिर सी बात है लैम्डा नेगेटिव होगा, नेगेटिव रखोगे तो अपने आप ही इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन आ जाएगा, जो बता देगा कि इस बार फील्ड जो है वो नॉर्मल वेक्टर के उल्टी डायरेक्शन में बन रही है। मगर याद रखना भाई, हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि हम मैग्नीट्यूड निकाले, तो इस फॉर्मूले से आप मैग्नीट्यूड निकाल लेना और डायरेक्शन को बता देना। पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन अंदर निकल रही है। ये बस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने का तरीका था, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। ऐसा नहीं है कि हम इससे कैलकुलेशन करेंगे, सारी कैलकुलेशन के लिए हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूं और फिर हम एक और अगली एप्लीकेशन देखते हैं क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखो भाई, हमारे सिलेबस के अंदर ना मेनली 3 एप्लीकेशन दे रखी है। एक एप्लीकेशन दे रखी है वायर के लिए, जो मैंने आपको बता दी, स्ट्रेट वायर एक लाइन से अगर फील्ड निकालनी है साहब। अब लाइन वाला केस हमने डिस्कस कर लिया और इसमें मैंने क्या यूज कर लिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसीलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने पढ़ाया था ताकि मैं इस टॉपिक को समझा। अब लाइन के बाद अगला नंबर किसका आएगा, एक सरफेस का। मतलब अब जो मेरे पास अगला टॉपिक आता है, वो अगला टॉपिक क्या है कि इस बार हम लोग ना फील्ड निकालना चाहते हैं किसकी वजह से, एक सरफेस से। और वो सरफेस जो है वो एक प्लेन सरफेस है और इनफाइनाइट साइज की है और यूनिफॉर्मली चार्ज भी है। मैं आप लोगों के सामने पहले हेडिंग लेता हूं, फिर हम इस टॉपिक को डिस्कस करना शुरू करते हैं। बिल्कुल ध्यान से और तसल्ली से समझिएगा। सबसे पहले ये आती है एप्लीकेशन नंबर 2, दैट इज फील्ड इंटेंसिटी। Field intensity due to a uniformly charged infinite sheet। शीट बोल दो, सरफेस बोल दो या प्लेन बोल दो। अगला टॉपिक ये है कि अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपके पास एक सरफेस और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है और वो इनफाइनाइट साइज की है, इंफिनिटी तक फैली हुई है, तो उससे अगर आपको किसी जगह पर फील्ड निकालनी हो तो वो आप कैसे निकालोगे। सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो मैं ये समझा दूं कि इनफाइनाइट शीट का क्या मतलब है। आप अपनी कॉपी लीजिए और उसका एक पेज फाड़ लीजिए। सपोज कर लीजिए मेरे पास एक कॉपी यहाँ पर रखी हुई है,
सपोज कर लीजिए ये रही आपके पास एक कॉपी, ये एक प्लेन शीट है, इसे बोलते हैं प्लेन शीट। अगर इस पे चार्ज डाल दूं या इसको चार्ज कर दूं तो इसे बोलेंगे प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब ना इसका अपना एक साइज है, आपको नजर आ रहा होगा, ये रहा इसका खुद का एक साइज। मैंने कहा इनफाइनाइट साइज है, तो इनफाइनाइट का मतलब ये शीट ना यहाँ से इंफिनिटी तक ऊपर भी फैली हुई है, यही शीट यहाँ से इंफिनिटी तक नीचे भी फैली है, यही शीट यहाँ से इंफिनिटी तक यहाँ भी फैली है, और यही वाली शीट यहाँ से इंफिनिटी तक वहां भी फैली है। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है। पिछली बार इनफाइनाइट वायर थी, इस बार इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट ये रखी। और अब हमें इसी शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो भाई अगर मुझे इससे कैलकुलेशन करनी है तो मैं पूरी की पूरी बड़ी वाली शीट तो यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि वो इनफाइनाइट लेंथ की है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर से इसका एक छोटा सा पोर्शन ला करके आप लोगों के सामने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया ताकि हम लोग अपनी कैलकुलेशन को कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये छोटी सी शीट है, इसका मतलब ये है, ऐसे निशान का मतलब है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, बहुत ही बड़ी शीट, काफी बड़ी शीट है ये, इनफाइनाइटली लॉन्ग। और मान लेते हैं इस शीट के ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं है कि कहीं चार्ज ज्यादा है कहीं पर चार्ज कम है, हर जगह पर चार्ज जो है वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और मान लेते हैं इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा। पिछली बार लीनियर चार्ज डेंसिटी थी वो थी लैम्डा, इस बार सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते सिग्मा है। मुझसे किसी ने कहा कि आपको ना इस शीट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट दिया गया है पी, और आपको इस पी पॉइंट पर बताना है इस शीट से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी। और इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है इस शीट से, वो डिस्टेंस कितना दे रखा है, आर। अब मुझे पता है कि भाई ये शीट बहुत बड़ी है, पॉइंट चार्ज तो है नहीं, एक ही रास्ता बचता है हमारे पास, हम क्या अप्लाई करें इसके अंदर, गॉसेस लॉ, और पी पॉइंट पर क्या निकाले, फील्ड निकाले। अब देखते हैं पी पॉइंट पर गॉसेस लॉ की मदद से इस शीट से फील्ड आखिर निकलेगी कैसे। तो मैंने सिंपल वे में सबसे पहले सोचा कि पहले गॉसेस लॉ को लिख देता हूं, यानी कि अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फाई जो है उसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है कि गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए आप लोगों को एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। इस बार जो गॉसियन सरफेस मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ वो भी एक सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, जब आप एनसीईआरटी देखोगे ना तो एनसीईआरटी वालों ने क्यूबॉइड ड्रॉ कर रखा है। आपकी मर्जी, आप सिलेंड्रिकल बनाओ, क्यूबॉइड बनाओ, क्यूब बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा सेम आएगा। मैं आपको सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फिर क्यूबॉइड होता तो क्या करते हैं मैं आपको वो भी समझा दूंगा। तो मान लीजिए मैंने ना यहाँ पर ना एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ की, ऐसी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसकी लंबाई मैंने 2r रखी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है r, और मैंने सिलेंडर की लेंथ कितनी ले ली 2r, और इसका फ्लैट सरफेस ले लिया s। मान लीजिए फ्लैट सरफेस एरिया s। सपोज कर लीजिए ये आपका एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में 3 एरिया होते हैं, एक ऊपर वाला सर्कुलर शेप, एक नीचे वाला सर्कल, और एक साइड वाला क्या हो गया, कर्व सरफेस। तो इसे बोला जाता है फ्लैट सरफेसेस, और इसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस। मैंने मान लिया मेरे सिलेंडर का फ्लैट सरफेस एरिया जो है वो कितना है, और इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, दैट इज 2r। ये 2r का क्या मतलब है अभी पता चलेगा आपको। मैंने इस तरीके से अपनी एक सिलिंड्रिकल सरफेस इस तरीके से ड्रॉ कर ली, ऐसे ड्रॉ की, ये सिलिंड्रिकल सरफेस इस तरीके से ड्रॉ की कि ये जो पॉइंट पी जो है ना वो इस वाले, ये जो पॉइंट पी है वो इस वाले सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के फ्लैट सरफेस पर आ जाए। और बिल्कुल ऐसा ही एक और पॉइंट यहां पर मैंने ले लिया, सपोज कर लेते हैं दिस पॉइंट इज क्यू, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर r है तो यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस कितना होगा r, और जाहिर सी बात है अपने आप ही इस पूरे सिलेंडर की जो लंबाई हो गई वो कितनी हो गई 2r। अब ये सिलेंडर ना इस शीट को क्रॉस कर रहा है, तो जहां पर भी क्रॉस करेगा वहां पर भी आपको सर्कुलर पोर्शन नजर आएगा। मैंने कहा इसका सरफेस एरिया जो है फ्लैट सरफेस एरिया s है, इसका भी सरफेस एरिया s है, तो जाहिर सी बात है इसका भी सरफेस एरिया कितना हो जाएगा s। किसका, इस वाले सर्कुलर फ्लैट सरफेस का एरिया s मान रखा है। अब हम ना देख सकते हैं कि ये क्लोज सरफेस एरिया है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर गॉसेस लॉ अप्लाई करना है। फ्लक्स के लिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वो फ्लक्स का फॉर्मूला था फाई इज इक्वल टू में E डॉट ds एज इट इज इक्वल टू में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दोबारा से मैंने क्या किया, इस वाली सरफेस को बोल दिया सरफेस नंबर 1, इसे मैंने कह दिया सरफेस नंबर 2, और ये जो सरफेस आप देख रहे हैं
इस वाली सरफेस को बोल दिया सरफेस नंबर 3। कौन सी वाली? ये जो कर्व वाली सरफेस आप लोगों को नजर आ रही है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेन शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस भरे पड़े हैं। याद करो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ा था, तो मैंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज से, प्लेन शीट ऑफ चार्ज से फील्ड लाइंस जो होती है वो परपेंडिकुलरली कहां की तरफ निकलती है? बाहर की तरफ। इसका मतलब अगर ये शीट ऐसे रखी हुई है ना, तो इसमें से फील्ड लाइन इधर निकलेगी, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस डायरेक्शन में। यहां की बात करूं तो यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस डायरेक्शन में। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो इस जगह पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इसी डायरेक्शन में। आप कहीं पर भी चले जाओ ऊपर से लेकर नीचे तक, अगर ये शीट है और पूरी शीट के ऊपर चार्ज भरा पड़ा है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइन बाहर की तरफ बनेगी, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइन बाहर की तरफ बनेगी। इसका मतलब हमेशा फील्ड लाइन या तो आगे बनेगी या फिर पीछे बनेगी। इस तरीके से मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया, फील्ड लाइन ऐसे बनेगी। अच्छा, अगर मैं इस वाली सरफेस के ऊपर बात करूं, यहाँ का एक छोटा सा सरफेस एरिया एलिमेंट लूं, तो यहाँ का एरिया वेक्टर जो होगा वो कितना होगा? ds। जिस तरफ फील्ड है उसी तरफ एरिया वेक्टर है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। इस जगह पर भी जहां पर फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी होगा, और यहाँ पर भी बोलूं तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 ही होगी। लेकिन अगर मैं इस वाली सरफेस की बात करूं, कौन सी? कर्व वाली सरफेस, और यहाँ का एक छोटा सा एरिया एलिमेंट मैं ले लेता हूं, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एरिया वेक्टर तो ऊपर की तरफ बनेगा, दैट इज ds, लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो बन रही है इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर आपका जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर उस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि ये आपके पास क्या, आपकी सिलिंड्रिकल सरफेस, नॉर्मल वेक्टर ये रहा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। अब हम इसे अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। मैंने इस तरीके से लिखा इंटीग्रेशन, दिस इज E डॉट ds एज इट इज, और यहाँ पर लिख दिया S1, मतलब पहली सरफेस की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से प्लस में लिख दिया इंटीग्रेशन, दैट इज E डॉट ds एज इट इज, और यहाँ पर लिख दिया S2, मतलब अब बात कर रहे हैं दूसरी वाली सरफेस की, यहाँ पर मैंने 2 लिखा हुआ है। और इसी तरीके से तीसरी सरफेस की बात करें तो यहाँ लिख दिया S3 एंड दिस इज E डॉट ds, और यहाँ पर लिख दिया मैंने Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ के बाद से अगर मैं इसे लिखूं तो यहाँ पर लिख दिया S1, E डॉट ds को लिखेंगे तो ये रहा E ds इंटू में cos। आप जरा देखिए फर्स्ट वाली सरफेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर थीटा कितना है? 0, तो मैंने इस जगह पर cos ऑफ थीटा की वैल्यू क्या ले ली? 0। सॉरी, दिस इज 0 अगेन, cos लिखा हुआ था। फिर इंटीग्रेशन में यहाँ पर रहने दे S2, E डॉट ds की जगह E डॉट ds cos। S2 वाली सरफेस पर भी थीटा कितना है? 0, तो मैंने यहाँ पर भी cos इसके साथ रख दिया 0, और बीच में डाल दिया प्लस, इंटीग्रेशन में E इंटू में ds, cos की जगह cos। इस जगह पर अगर बोलूं थीटा कितना है, तो आप बोलेंगे थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 90 डिग्री, और ये वाली जो सरफेस है वो कौन सी है? S3, और इक्वल टू में आपके पास क्या आ जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है भाई cos 90 जो है वो कितना है? 0, तो ये पूरे का पूरा ही कितना हो गया? 0 बचा। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसके अंदर cos 0 कितना है? 1, इसके अंदर भी cos 0 कितना है? 1। तो आप अगर इसे लिखना चाहें तो यहाँ लिखेंगे S1 इंटू में क्या लिखेंगे? ds, और E को मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर भी आप E बाहर ले आइए, इंटीग्रेशन, यहाँ लिखेंगे ds, और ये हो गया S2, और इक्वल टू में बचेगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मैंने क्यों E बाहर निकाल लिया? क्योंकि ये जो ds है भाई, इस छोटे से सरफेस का एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है। आप इस एरिया एलिमेंट को ऊपर से लेके नीचे तक सब जगह को अगर जोड़ते जाओगे तो पूरी की पूरी इस छोटे से सर्कल के ऊपर हर जगह पर फील्ड कैसी होगी? सेम, मतलब फील्ड कैसी है? कांस्टेंट, और जो भी कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से कहाँ ले आते हैं? बाहर। ऐसा ही इस तरफ भी होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरी की पूरी फ्लैट सरफेस पर कांस्टेंट होगी, और वो फील्ड मैं कहाँ निकाल के ले आया? इंटीग्रेशन से बाहर। अब अगर ये इंटीग्रेशन से बाहर की तरफ में लेकर के आ गया, तो मैं इसके अगले स्टेप में अगर लिखूं तो E की जगह E। अच्छा, ds क्या है? इसका एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है, और आपको पूरा अगर एरिया निकालना है तो सबको जोड़ना पड़ेगा, और अगर सबको जोड़ोगे तो इस पूरे सर्कल का एरिया आएगा, और सर्कल का या इस फ्लैट सरफेस का एरिया मैंने पहले से कितना माना हुआ है? S। इसका मतलब ये हुआ कि इस ds का इंटीग्रेशन कितना हो गया? S। इसी तरीके से इस वाले ds का भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? S। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों साइड की सरफेस का जो एरिया है वो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर भी ES, यहाँ पर भी ES, और इक्वल टू में मेरे पास बचेगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद वाला स्टेप मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने सॉल्व करता हूँ। ES और ES को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर से आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं क्या? दैट इज 2E, और इंटू में क्या लिख दीजिए? S, और इक्वल टू में मेरे पास क्या बच रहा है? दैट इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात मुझे बताइए, आप लोगों को मैंने बताया पहले ही कि मान लेते हैं इस सरफेस के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है? सिग्मा।
तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो आप लोगों को पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। आपके पास ये पूरी सरफेस थी, इसके अंदर टोटल चार्ज जो है वो हमने कितना मान रखा है, क्यू। तो ये क्यू चार्ज अगर मुझे निकालना है, यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा, तो आप बोलोगे सर सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि चार्ज अपॉन एरिया। एरिया जो है वो यहाँ का कितना है, एस। भाई याद रखना, यहाँ का एरिया एस, यहाँ का एरिया एस, तो यहाँ का भी एरिया कितना होगा, एस ही होगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एरिया, इसके नीचे रखा 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू में एस। और मैंने इस वाले क्यू को हटाया, इसकी जगह लिख दिया सिग्मा इंटू में एस। एस से एस क्या हो गया, कैंसिल। और अगर मैं यहाँ से ई निकालूंगा तो ये 2 आ जाएगा इसके नीचे, और आप इसे लिख पाएंगे सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे ये पता चल गया कि इस शीट की वजह से पी पॉइंट पर या क्यू पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके की फील्ड बनेगी। और अगर इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिखना चाहूं तो मैं फिर से वही बात कर सकता हूं, क्या, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में आप लिखेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर मान लीजिए यहाँ का नॉर्मल वेक्टर आप लोगों ने n मान लिया, यूनिट वेक्टर, तो फील्ड तो n की ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब आपको इसे फिर से वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ लगा दीजिए n कैप और यहाँ पर डाल दीजिए एरो। तो ये आप लोगों के पास एक्सप्रेशन आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो इतनी फील्ड यहाँ पर बनी। अब भाई इसमें भी वही एक सेम बात आती है, क्या, ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे ये कहूं इफ सिग्मा इज पॉजिटिव, अगर सिग्मा पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस कहां निकलेंगी, बाहर की तरफ। तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द शीट। इफ सिग्मा इज पॉजिटिव तो आप बोल सकते हैं ई इज अवे फ्रॉम द शीट, यानी कि शीट से कहां बनेगी फील्ड, बाहर की तरफ। और यही दूसरी बात मैं यहां लिख दूं, इफ सिग्मा इज नेगेटिव, अगर सिग्मा नेगेटिव होगा तो ई जो होगी वो अवे फ्रॉम द शीट, शीट से बाहर नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगी, टुवर्ड्स द शीट। तो आप लिख सकते हैं ई इज टुवर्ड्स द शीट, दैट इज टुवर्ड्स द शीट, मतलब ये शीट के बहुत, शीट की तरफ बनेगी ये वाली फील्ड। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिग्मा जितना ज्यादा फील्ड उतनी ज्यादा, सरफेस चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब ना बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये चीज का ख्याल जरूर रखना। वाइवा में कई बार टीचरों ने ये सवाल बच्चों से पूछा और कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक ऐसा इकलौता पूरे के पूरे चैप्टर में अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा फॉर्मूला है जो कि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब पी पॉइंट ये रहा, शीट से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, आर, मगर इस फॉर्मूले में कहीं पर भी डिस्टेंस नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि आप डिस्टेंस बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, फील्ड हमेशा उतनी ही बनेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि ना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। एक्चुअल में वाइवा में टीचर ने जो सवाल पूछा था वो सवाल कुछ ऐसा था, टीचर ने कहा था कि भाई तेरे पास मान ले एक शीट है, इनफाइनाइट शीट, और उस पर ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे का पूरा। तो एक काम कर, उस शीट के केस में आर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एक ग्राफ बना के दिखा दे। अब बच्चे ने फॉर्मूला लिखा, सोच में पड़ गया, ध्यान नहीं दिया, कंफ्यूज हो गया, नर्वस हो गया और गड़बड़ कर दी, उल्टा सीधा कर दिया, गलत ग्राफ बना के आ गया, जबकि एक्चुअल में ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। इसका मतलब है कि आप डिस्टेंस जितना मर्जी बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, फील्ड की वैल्यू लगभग हमेशा कैसी रहेगी, बिल्कुल कांस्टेंट। यानी कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है कि आप इस शीट के पास में फील्ड निकालो, दूर फील्ड निकालो, बहुत दूर फील्ड निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह पर फील्ड जो बनेगी वो कैसी बनेगी, बिल्कुल सेम ही बनेगी। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, एक शीट है और शीट के पास में भी फील्ड उतनी, दूर में भी फील्ड उतनी और दूर में भी फील्ड इतनी। हमारी कॉमन सेंस तो ये कहती है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फील्ड को कम होते रहना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो जब साइंटिस्टों ने इस शीट से फील्ड को कैलकुलेट करना शुरू किया और फील्ड यहां पर निकाली, उससे थोड़ा और आगे निकाली, उससे थोड़ा और आगे निकाली, तो फील्ड में जो बदलाव आया वो बहुत ही कम बदलाव आया, बहुत कम चेंज आया, ना के बराबर। मतलब अगर यहाँ पर फील्ड 10 यूनिट्स बन रही है ना, तो आगे जो फील्ड बन रही थी वो बन रही थी 9.99999 यूनिट, मतलब बिल्कुल ना के बराबर चेंज, बहुत ही कम चेंज आया। एक चीज, दूसरी बात ये, रियलिटी में हमने जो ये कैलकुलेशन करी है वो कौन सी शीट के लिए करी है, इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी शीट, इसका कोई एंड ही नहीं है,
और आप अगर एक्चुअल में देखोगे इतनी बड़ी शीट यानी कि जो कि इनफाइनाइट हो, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती कि इनफाइनाइट शीट जिसका कोई एंड ही ना हो। लेकिन हाँ, हम बहुत बड़ी शीट को अगर लें तो जितनी ज्यादा शीट हम बड़ी से बड़ी लेते जाते ना, उतना ही कम चेंज आता है फील्ड के अंदर। मतलब अगर आप छोटी शीट लोगे और यहाँ फील्ड निकालोगे, थोड़ा आगे जाओगे तो फील्ड बदल जाएगी, और बड़ी शीट लोगे और यहाँ फील्ड निकालोगे, थोड़ा सा आगे जाओगे तो फील्ड में थोड़ा कम चेंज आएगा, और बड़ी शीट लोगे तो फील्ड में बहुत कम चेंज आएगा, और बड़ी शीट लोगे तो एक टाइम पे जब आप सबसे बड़ी शीट ले लोगे तो फील्ड में चेंज बहुत ही ना के बराबर आएगा, इतना कम कि आप बोल देना कि फील्ड लगभग लगभग कैसी है, बिल्कुल कांस्टेंट। तो ये इनफाइनाइट शीट के केस की बात करते हैं। और ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के कहीं पर भी लगा दो, चेक कर लेना कि आपकी जो शीट है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, वरना ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। अब किताबों में एक बात लिखी हुई है, मैं आपको वो बता देता हूं, वो ये है, कई जगह ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आपकी शीट इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक बड़ी है, तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो फील्ड निकालने के लिए। लेकिन कहां पर? शीट के बीच के आसपास वाले रीजन पे। यहां की तरफ फील्ड निकालनी है शीट के कॉर्नर पे, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, नीचे नहीं लगेगा। ये कहां के लिए लगेगा? बिल्कुल बीचों बीच के लिए। अगर किनारे पर फील्ड निकालने के लिए बोल दिए और आप सोचोगे मैं इससे फॉर्मूले से आंसर निकाल दूं, तो आंसर गलत आएगा, नहीं निकल सकता। और किनारे से फील्ड निकालना या किनारे पर फील्ड निकालना, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमसे कभी पूछा नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों के लिए ये फॉर्मूला सिर्फ आप तब अप्लाई करेंगे जब आप फील्ड निकाल रहे हैं शीट के किसी ऐसे रीजन में जो शीट के बीच वाले हिस्से पर आता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ये नोट में आप लोगों को लिखनी है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर नहीं डिपेंड करती, आप इसे दूर ले जाओ, पास ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक बात और बताता हूं आपको। ठीक है जी, चलिए अब इससे रिलेटेड ना एक सवाल पेपर में आया हुआ था, एक क्वेश्चन बड़ा छोटा सा, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक बारी बता देता हूँ, फिर हम बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वो क्या है, बड़ा बेसिक सा सवाल था, सुन लीजिए ध्यान से। टीचर ने एक सवाल ये पूछा था कि मान लो ये आपके पास एक इनफाइनाइट शीट है और टीचर्स ने ऐसे पॉइंट्स दे दिए, एक पॉइंट ए दे दिया, एक पॉइंट बी दे दिया और एक पॉइंट दे दिया सी। और ये पूछा गया कि बताओ मैं कौन से वाले पॉइंट पे चार्ज को रखूं ताकि उसके ऊपर फोर्स सबसे कम लगे और कौन से वाले पे सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। अब आप सोचोगे सर मैं यहाँ पर चार्ज रख देता हूँ और यहाँ पर भी चार्ज रख देता हूँ, यहाँ पर भी चार्ज रख देता हूँ, मुझे बताना है ए बी सी में से कहाँ पर चार्ज रखने पर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा और कहाँ पर सबसे कम फोर्स लगेगा। आप बोलोगे सर हम ये जानते हैं कि एफ का फॉर्मूला, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन में क्यू, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज क्यू इंटू में ई। तो क्यू की जगह क्यू रहने दीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब यहाँ पर हो गया सिग्मा इंटू में क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपने ये पता कर लिया कि फोर्स जो है वो चार्ज पर इतना लगेगा। क्या इस फोर्स के फॉर्मूले में कहीं भी डिस्टेंस नजर आ रहा है? जी नहीं। आप बोलोगे सर ये फोर्स जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, या यूं कह सकते हो कि यार यहाँ पर फील्ड, यहाँ की फील्ड और यहाँ की फील्ड, हर जगह की फील्ड जब सेम है तो सेम चार्ज रखने पर सेम फील्ड में फोर्स भी कैसा लगेगा, सेम। तो इसका मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पर आप बोलोगे कि फोर्स मैक्सिमम लगेगा मिनिमम लगेगा, हर जगह पर फोर्स सेम लगेंगे क्योंकि हर जगह पर इस शीट से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी है, बिल्कुल सेम। तो ठीक है जी, किताब के हिसाब से आपका ये वाला टॉपिक यहीं तक फिनिश अकॉर्डिंग टू बुक। लेकिन इसके अलावा इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, मगर वो आज नहीं डिस्कस कर रहा, हम इसे डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर। किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। और आज की क्लास के जो नोट्स हैं वो थोड़ा सा लेट होंगे, थोड़ा सा लेट मतलब रात को 9 बजे तक के आसपास, 9, साढ़े 9 या 10 बजे से पहले पहले मैं वो नोट्स अपलोड कर दूंगा। कुछ प्रॉब्लम आ गई है शायद, जिससे मैं स्कैन करता हूँ उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, उस स्कैनर को ठीक करके उसके बाद मैं आप लोगों को 9, साढ़े 9 या 10 बजे से पहले पहले मैं ये नोट्स अपलोड कर दूंगा यहाँ तक के। और बाकी की चीजें हम करते हैं अगली क्लास में। मगर अब याद रखना, अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का एक आखिरी टॉपिक बचा हुआ है। टॉपिक तो एक ही बाकी है लेकिन उस टॉपिक में मुझे जो बताना है वो बहुत कुछ है, इसलिए मुझे 1-2 क्लासेस लगेंगी। 1-2 क्लासेस का मतलब ये हुआ कि अगली क्लास में हम बुक के अकॉर्डिंग टॉपिक खत्म कर लेंगे और उसकी अगली क्लास में मैं प्रीवियस ईयर में पूछी हुई सारी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और अब याद रखना, मैंने आपको शुरुआत से बोला था, स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक की सारी वीडियोस को आप दोबारा एक बार देखना देख लो,
नोट्स को रिवाइज कर लो, चीजों को ढंग से पक्का कर लो, परफेक्ट कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में मतलब 2 या 3 दिन में चैप्टर खत्म होने के बाद मैं न्यूमेरिकल्स की क्लास लूंगा, एक एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर वाले शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और डिस्कस करते वक्त आप लोगों को सारी चीजें याद रहनी चाहिए, आप लोगों के टिप्स पे होना चाहिए कि मुझे थ्योरी पता है, ताकि जब मैं बोलूं कि इस सवाल का जवाब दो तो आप उस थ्योरी का इस्तेमाल करके उनका जवाब दे सको। और अगर आप गधों की तरह बिना पढ़े लिखे आ जाओगे सामने और बैठ जाओगे कि सर आप पूछ लो सवाल जो भी है, तो भाई उसका कोई फायदा नहीं है, फिर मैं ही मेहनत करूंगा, आप लोगों को कुछ होगा नहीं। इसलिए आप ध्यान से देखिए, घर जाकर के या घर पर सारी की सारी चीजों को ढंग से रिवाइज कर लेना और नोट्स प्रॉपर तरीके से बना लेना। बस आज के नोट्स रात को 10 बजे से पहले मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा और वीडियो भी उसी टाइम पे अपलोड कर दूंगा। बाकी करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।